दोस्तों नमस्कार। डिसीजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग राष्ट्रपति तक पढ़ चुके हैं। आज हम उसके आगे जो संघ सरकार है उसको पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आज उपराष्ट्रपति, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद। देखिए, हमारा जो संविधान है उसमें उपराष्ट्रपति का जो पद है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों कहां से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। देखिए, उपराष्ट्रपति के रूप में संविधान के द्वारा उपराष्ट्रपति को कोई विशेष दायित्व तो नहीं दिया गया है। केवल उपराष्ट्रपति को के बारे में यह संविधान में कहा गया है कि जब राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त होगा तब उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ये व्यवस्था संविधान में दी गई है और उसका कोई दायित्व उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं बनता है। हाँ, एक इसे और इसके उपराष्ट्रपति के लिए एक और व्यवस्था की गई है जो है राज्यसभा का सभापतित्व करने का कार्य। देखिए, हम लोग देखते हैं अनुच्छेद जो हमारा 64 है। कौन सा? अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89। ये दो अनुच्छेद हैं जिनमें कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यह किसमें कहा गया? यह कहा गया है अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89। इन दोनों अनुच्छेदों को आप याद रखेंगे क्योंकि परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है या किस अनुच्छेद में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये अनुच्छेद कौन से हमारे? अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 में, अनुच्छेद 64 और 89 में ये व्यवस्था की गई है। यहाँ पर देखिए, पदेन से क्या तात्पर्य है? पदेन सभापति से क्या मतलब है? देखिए, पदेन सभापति का ये अर्थ होता है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति का पद धारण करेगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक है, ये पदेन का तात्पर्य है। उसके बाद देखिए, हम लोग देखते हैं कि जो राज्यसभा का ये सभापति तो होता है, अध्यक्ष तो होता है, तो जो राज्यसभा में कार्रवाइयां होती हैं, यानी कि राज्यसभा में जो कार्य होते हैं, जो विधेयक पारित किए जाते हैं, विधेयक पारित किए जाते हैं, उन पर सामान्यतः यह
यानी कि उपराष्ट्रपति मतदान नहीं करता है, लेकिन समान मत पड़ने पर क्या, समान मत पड़ने पर निर्णायक मत देता है। सभापति के रूप में निर्णायक मत कौन देता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, देखिए एक बात ये ध्यान देने लायक है कि जो उपराष्ट्रपति है यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो एक प्रश्न ये बनता है कि कौन सा पदाधिकारी है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है लेकिन अध्यक्षता करता है, उस सदन की का सभापतित्व करता है। तो उपराष्ट्रपति ऐसा व्यक्ति है जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है लेकिन उसकी अध्यक्षता यानी कि सभापति या अध्यक्ष होता है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि जो उपराष्ट्रपति है उसका कुछ राष्ट्रपति से कुछ भिन्नता हमें देखने को मिलती है। उसका जो निर्वाचन की व्यवस्था है, उसको जो हटाने की व्यवस्था है, उसमें हम लोग देखते हैं कि हमें कुछ भिन्नता दिखाई देती है। देखिए जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचक मंडल, देखिए ये राष्ट्रपति से अलग होता है। इसमें अलग क्या होता है? इसमें संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य और सभी सदस्य यानी कि निर्वाचित और मनोनीत मतदान करते हैं। देखिए राष्ट्रपति से अलग है निर्वाचक मंडल इसका। एक तो न तो इसमें विधानसभा के सदस्य हैं और न तो केंद्र शासित क्षेत्रों के सदस्य इसको वोट करते हैं। केवल कौन करता है? संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति को वोट देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं कि इसको जो हटाने की व्यवस्था है उपराष्ट्रपति की, कार्यकाल उपराष्ट्रपति का 5 वर्ष होता है। कार्यकाल उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, लेकिन यह 5 वर्ष पूरा होने से पहले राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। त्यागपत्र देकर पद को छोड़ सकता है। ठीक है, और देखिए इसको जो हटाने की व्यवस्था है उपराष्ट्रपति को, वो उपराष्ट्रपति से अलग है। क्या अलग है? राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन में एक प्रस्ताव लाया जा सकता है महाभियोग का, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए देखिए जो प्रस्ताव है वह राज्यसभा में लाया जाना चाहिए।
राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा के साधारण बहुमत, देखिए उसमें क्या था कि 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए था। इसमें साधारण बहुमत से, राज्यसभा के साधारण बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, जो लोकसभा को का समर्थन जिसे प्राप्त हो। ठीक है। और देखिए जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है, अनुच्छेद 65 में दिया गया है, किसमें? अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि जब राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त रहता है, ठीक है, उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करेगा, हैसियत से कार्य करेगा। और ये कब तक कर सकता है? उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कब तक कर सकता है? राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति 6 महीने तक यह राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है। अधिकतम 6 माह तक, और 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करवा लेना चाहिए, करवाना पड़ता है। ठीक। तो ये, और देखिए एक बात ये ध्यान देने लायक है कि उपराष्ट्रपति को अपने पद के नाम से किसी प्रकार के वेतन भत्ता नहीं मिलता है, यानी कि उपराष्ट्रपति का जो पद है उसके लिए वेतन भत्ते नहीं दिए जाते। वो केवल जब वो राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापतित्व करता है, उसके लिए उसे वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। और देखिए जब यह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है तो उसे जो राज्यसभा के सभापति का कार्य है वह उस समय उसको नहीं कर सकता है, और न तो उस समय उसे राज्यसभा के सभापतित्व के लिए किसी प्रकार का भत्ता और वेतन दिया जाएगा। ठीक। आइए हम लोग देखते हैं और उपराष्ट्रपति के बारे में। देखिए एक विशेष बात और याद रखने लायक है उपराष्ट्रपति के बारे में कि जो योग्यताएं होती हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की, उसमें देखिए राष्ट्रपति की योग्यता में हम लोगों ने पढ़ा था, राष्ट्रपति को लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता
होनी चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए किसकी योग्यता रखनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य चुने जाने की। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। ये अंतर होता है। राष्ट्रपति के लिए, लोकसभा का सदस्य के लिए जो योग्यताएं होती है वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए होनी चाहिए, और उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की जो योग्यताएं होती हैं वो योग्यता उपराष्ट्रपति का पद चुने जाने वाले व्यक्ति के पास होनी चाहिए। ठीक, तो ये हमारा उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें थी। आइए अब हम लोग देखते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में। देखिए, हम लोग कार्यपालिका पढ़ रहे हैं केंद्र सरकार की। ठीक है, और कार्यपालिका किससे बनती है? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद से। किससे? कार्यपालिका किससे मिलकर के बनी होती है? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के सम्मिलित रूप को ही हम कार्यपालिका कहते हैं। और देखिए, जो कार्यपालिका है, हम लोग राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद, यानी कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद। इसका निर्माण कैसे होता है? हम लोग जब राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? राष्ट्रपति के बारे में। तब थोड़ी सी चर्चा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की हुई थी, जिसमें देखिए अनुच्छेद 74, कौन सा? अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों के संपादन तथा सहयोग के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। क्या कहा गया है? कि राष्ट्रपति के कार्यों के संपादन, किसके लिए? कार्यों के संपादन तथा सहयोग के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, और उसका प्रधान प्रमुख या अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, ये कहा गया है किसमें? अनुच्छेद 74 में। और देखिए,
इसमें पहले प्रारंभ में संविधान में मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या के बारे में कोई उपबंध नहीं किया गया था कि मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होगी। बाद में इस पर एक संशोधन करके मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या निश्चित कर दी गई। वो है 91वां संविधान संशोधन। कौन सा? 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। कौन सा? 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये व्यवस्था की गई। यह व्यवस्था कर दी गई मंत्री की लोकसभा की सदस्य संख्या किसके? लोकसभा की सदस्य संख्या के प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, क्या उपबंध कर दिया गया, क्या व्यवस्था कर दी गई कि जितनी लोकसभा की सदस्य संख्या है उसके 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं होनी चाहिए प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद की। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को मिला करके लोकसभा के 15% से अधिक संख्या नहीं होनी चाहिए। ये व्यवस्था कर दी गई संविधान में। अब देखिए, हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 75 जो मंत्री परिषद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो केंद्रीय मंत्री परिषद है उसके लिए अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 74 ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 75। इसमें मंत्री परिषद का गठन किया गया है। क्या कहा गया है इसमें कि सबसे पहले राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले राष्ट्रपति, लोकसभा में, किसमें? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, क्या? बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, करेगा। और उसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह से, किसकी? प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ठीक है,
ये व्यवस्था दी गई है किसमें, अनुच्छेद 75 में, कि सबसे पहले जो राष्ट्रपति होता है, लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, यानी कि बहुमत प्राप्त करने का क्या आशय है कि जिस दल को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के आधे से एक अधिक सीट प्राप्त होती है, वह दल सरकार बनाता है और उस दल का जो नेता होगा, जिसे उस दल का अध्यक्ष या उसके जो प्रमुख नेता है, जिस भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद या प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखेंगे, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सबसे पहले नियुक्त करता है और फिर प्रधानमंत्री के सहयोग से, प्रधानमंत्री की सलाह से, प्रधानमंत्री की परामर्श से अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 75(2) में कहा गया है कि जो मंत्री होंगे, कौन, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेंगे। यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तभी तक कोई भी मंत्री अपने पद पर रह सकता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री जिसे चाहता है वही व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य रहता है। अगर प्रधानमंत्री की इच्छा नहीं है तो राष्ट्रपति से कह करके, राष्ट्रपति को परामर्श दे करके उसे हटाने का परामर्श दे सकता है। ठीक, तो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करते हैं, पद धारण करते हैं, और इसका मतलब ये है कि जो मंत्री हैं, यहाँ पर ध्यान देने लायक ये बात है कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से, कौन, मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं 75(3) में कहा गया है, इसमें अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, क्या, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये किस में कहा गया है? ये अनुच्छेद 75 में 75(3) में ये कहा गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि किस अनुच्छेद के तहत
लोकसभा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये है अनुच्छेद 75(3). इसको विशेष रूप से आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 75(4) में दिया गया है अगला जो अनुच्छेद है, देखिए 75। थोड़ा सा हम लोग सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब समझ लेते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसका आशय क्या है? यानी कि अगर लोकसभा मंत्रिपरिषद के किसी एक मंत्री या कई मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है या किसी को हटाने का प्रस्ताव लाती है, तो पूरी मंत्रिपरिषद को एक साथ त्याग पत्र देना पड़ेगा। ये पूरी मंत्रिपरिषद के लिए माना जाएगा। और इसी तरह से किसी विभाग से संबंधित कोई प्रस्ताव है, लोकसभा में लाया गया है और लोकसभा ने उसे स्वीकार कर दिया, पारित नहीं किया, तब भी पूरी मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से त्याग पत्र देना पड़ता है। यही इसका आशय है सामूहिक उत्तरदायित्व का। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 75(4) जो हमारा अनुच्छेद है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि मंत्री पद धारण करने के पूर्व यानी कि चाहे वो प्रधानमंत्री हो या अन्य कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री जो भी होते हैं, वह राष्ट्रपति के समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं। किससे के समक्ष शपथ लेते हैं? राष्ट्रपति के समक्ष। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 75(5) है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें देखिए कहा गया है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री बना दिया गया है या मंत्री पद में उसे प्रदान कर दिया गया है जो ना तो लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री बना दिया गया है। ठीक है, यानी कि जो ना तो लोकसभा का सदस्य है और ना ही राज्यसभा का सदस्य है और उसे मंत्री बना दिया गया है, तो वह अपने पद पर 6 माह तक रह सकता है और यदि 6 माह के अंदर वह सदस्य बन जाता है तो
वह आगे भी पद धारण करेगा। ठीक है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री परिषद का सदस्य बना दिया गया जो ना तो लोकसभा का सदस्य ना ही राज्यसभा का सदस्य, तो ऐसी स्थिति में वो 6 महीने तक कार्य कर सकता है, लेकिन उसके बाद उसे पद अपना छोड़ना पड़ेगा अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन पाता। अगर 6 माह के अंदर वो सदस्य बन जाता है किसी भी सदन का, तो वह आगे भी अपने पद पर बना रहेगा। देखिए, जो मंत्री परिषद है और मंत्रिमंडल है, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इनमें क्या अंतर है। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, ठीक है। देखिए, जो मंत्री होते हैं उनके प्रकार देखिए, मंत्रियों के प्रकार, मंत्रियों के प्रकार। देखिए, मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक है। जो मंत्री परिषद में मंत्री होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक कैबिनेट स्तर के मंत्री जो विभाग के अध्यक्ष होते हैं, विभाग के अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद राज्य मंत्री, और तीसरा उप मंत्री या अन्य मंत्री। ये 3 तरह के मंत्री होते हैं। इन्हीं से मिलाकर के, इन्हें और प्रधानमंत्री को मिलाकर के हमारी मंत्री परिषद बनती है। देखिए, मंत्रिमंडल जो होती है इसमें कौन कौन रहता है? मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री होते हैं। कौन से? प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री। ठीक है। इससे क्या बनता है? हमारी मंत्रिमंडल बनती है प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को मिलाकर के। और जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं किसी भी विधेयक से संबंधित या कोई भी नीति से संबंधित या देश की किसी प्रकार की समस्या से संबंधित, तो जो मंत्रिमंडल है यही निर्णय लेता है। उसके बाद देखिए, जो मंत्री परिषद है इसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप या अन्य मंत्री। ये सभी से मिलकर के क्या बनती है? मंत्री परिषद बनती है। और प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री से मिलकर के क्या बनती है? मंत्रिमंडल। इसकी देखिए संख्या अधिक, संख्या कम है। इसकी संख्या कम होती है लेकिन शक्तियां अधिक होती हैं। जो मंत्रिमंडल है इसके पास शक्तियां अधिक होती हैं लेकिन संख्या कम होती है। इधर संख्या अधिक, है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें ये सारे मंत्री हैं, इसकी संख्या अधिक है और शक्तियां क्या है? मंत्रिपरिषद के पास कम है मंत्रिमंडल की अपेक्षा। उसके बाद देखिए, हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री के कार्य।
ठीक है। क्या प्रधानमंत्री के कार्य, देखिए हम लोग देखते हैं कि जो हमारी संघ की कार्यपालिका होती है, हम लोगों ने पढ़ा कि संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में हम देखते हैं कि जो राष्ट्रपति है वह अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। यानी कि जो वास्तविक शक्तियां जो दी गई हैं कार्यपालिका की, वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। तो जो प्रधानमंत्री है ये सरकार का नेता होता है। क्या होता है? सरकार का नेता होता है। और ये क्या करता है? सरकार का नेता होने के नाते जो सरकार की नीतियां हैं उनकी घोषणा करता है और सरकार के द्वारा लिए जाने वाले जितने निर्णय हैं, फैसले हैं प्रमुख, उनकी घोषणा करता है। और देखिए कार्यपालिका का इसे वास्तविक प्रधान भी कहा जा सकता है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। ठीक है। और प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री यानी कि मंत्रिमंडल के द्वारा ही संपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति में परामर्श देता है। ठीक है। क्या करता है? राष्ट्रपति को परामर्श देता है। जो राष्ट्रपति प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, जिसमें देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे टैग भी कहते हैं, CAG। ठीक है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी। ठीक है। इसकी नियुक्ति के समय, महान्यायवादी की नियुक्ति के समय जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य, आयोग के अध्यक्ष सदस्य, चुनाव आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, मानवाधिकार आयोग आदि जो राष्ट्रपति के द्वारा जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, उनके नियुक्ति में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है। और देखिए हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री कई विभागों की अध्यक्षता भी करता है। हम लोग देखते हैं सरकार की नीतियों का प्रमुख वक्ता होता है। प्रधानमंत्री
नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद आदि का अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष होता है। और देखिए हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री से संबंधित और प्रमुख चीजें जो हम लोग, अगर प्रधानमंत्री देखिए और राष्ट्रपति को क्या सलाह देता है, राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने, सत्र बुलाने या बैठक बुलाने, आहूत माने बुलाने, तथा सत्रावसान करने की सलाह देता है। ठीक है, संसद का सत्र बुलाना है, सत्रावसान करना है, तो इसकी सलाह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है। और देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच कड़ी का कार्य करता है। किसका? कड़ी का कार्य करता है, यानी कि जो मंत्री परिषद के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनको राष्ट्रपति तक पहुंचाता है और राष्ट्रपति के जो निर्देश होते हैं उनको मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। तो इस तरह से ये दोनों के बीच, राष्ट्रपति मंत्री परिषद के बीच कड़ी का कार्य कौन करता है? वो प्रधानमंत्री करता है। और देखिए यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद को भंग करने, मंत्रिपरिषद को भंग करने का परामर्श देता है, तो मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति भंग कर देता है। और देखिए लोकसभा को भी भंग करने का आदेश दे सकता है, सलाह दे सकता है प्रधानमंत्री। लोकसभा के विघटन, किसके? लोकसभा के विघटन का परामर्श भी राष्ट्रपति को दे सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारी केंद्रीय मंत्री परिषद है वो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, प्रधानमंत्री के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। ये तो हमारे प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य थे।
अब हम लोग प्रधानमंत्रियों से संबंधित जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए हैं उनसे संबंधित जो प्रमुख बिंदु हैं उनको हम एक नजर में देख लेते हैं। कुछ तथ्य हैं जिनको परीक्षाओं में पूछा जाता है, हम लोग आइए उनको देखते हैं। देखिए कुछ प्रश्न है जो बनते हैं मुख्य प्रधानमंत्रियों से संबंधित, उन्हें हम लोग देख लेते हैं। एक तो प्रश्न ये बनता है कि सबसे अधिक जितने प्रधानमंत्री अभी तक हुए हैं उनमें सबसे अधिक कार्यकाल किसका था। सबसे अधिक पद धारण करने वाले प्रधानमंत्री, ठीक है, सबसे अधिक वर्षों तक प्रधानमंत्री कौन थे। तो वो हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये थे कितने समय तक थे, ये थे 16 वर्ष 9 माह और 12 दिन। कितना, 16 वर्ष 9 माह 12 दिन तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे, ठीक है। और देखिए एक और हम लोग देखते हैं बिंदु, जो चौधरी चरण सिंह थे, कौन, चौधरी चरण सिंह, ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी भी लोकसभा, चौधरी चरण सिंह ने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया, यानी कि लोकसभा में कभी नहीं उपस्थित हुए, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है, इन्हें विश्वास मत प्राप्त ना होने के कारण पद छोड़ना पड़ा, ठीक है। इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया लोकसभा में और यह विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए, इसलिए इन्हें पद छोड़ना पड़ा था। और देखिए एक बार में सबसे कम पद धारण करने वाले, सबसे कम समय तक एक कार्यकाल में पद धारण करने वाले जो प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, यह एक कार्यकाल में सबसे कम समय 13 दिन तक
कितने? मात्र 13 दिन तक इन्होंने पद धारण किया था। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और आप लोग हमारे वीडियो को अधिक से अधिक देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपको समझ में न आए, जो टॉपिक हमारा समझ में न आए, आप उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, हम उसे आपको और अच्छी तरह से अगले वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।